एवरीवन, दिस इज आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं 10th के जितने भी इंग्लिश एग्जाम रिलेटेड डाउट्स थे उन सभी का आंसर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सेक्शन ए सबसे पहले करना चाहिए या सेक्शन सी। तो ये देखो, आप सबकी अपनी अलग चॉइस होती है। मैं अपना बताती हूँ, मैं सबसे पहले करती थी सेक्शन सी, और इसके पीछे का रीज़न क्या है और आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। पहले आप सबसे पहले अपना प्री बोर्ड्स सोचो। प्री बोर्ड्स में अगर आपने सेक्शन ए सबसे पहले किया था तो आपका टाइम वेस्ट हुआ था उसमें या फिर आपको फ़ायदा मिला था उस चीज़ का। तो उससे आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले सेक्शन सी करना चाहिए या सेक्शन ए। अब जैसे जब मैं सेक्शन ए को ना ज़्यादा टाइम दे देती थी एग्जाम में, और फिर इंग्लिश का एग्जाम लेंथी होता है तो वो कंप्लीट नहीं होता था, तो मैंने सेक्शन सी पहले करना शुरू कर दिया था और फिर लास्ट में मैं सेक्शन ए करती थी सब पूरा पेपर करने के बाद। तो ये ही आप कर सकते हो, सबसे पहले लिटरेचर करो, या फिर आप ये कर सकते हो सबसे पहले लिटरेचर करो एंड देन सेक्शन ए करो एंड देन सेक्शन बी जिसके अंदर ग्रामर ये सब आती है वो करो। मैंने 10th में शायद हाँ ऐसे ही करा था मैंने, और 12th में भी यूँ ही करा था मैंने। तो आप ये कर सकते हो क्योंकि सबसे ज़्यादा श्योरिटी ये है कि आपको सेक्शन सी आता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप जल्दी जल्दी वो सारे आंसर्स करने के बाद जब सेक्शन ए पर आओगे तो आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा कम टाइम होगा, तो आप थोड़ा स्पीड में करोगे अपना सेक्शन ए। और अब 10th और 12th का जो सेक्शन ए यानी रीडिंग स्किल्स वाला होता है वो इतना इजी होता भी नहीं है कि ना आपको लगे कि आप सबसे पहले वो कर लो और पासिंग मार्क्स अपने सिक्योर कर लो। नहीं, इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है वो, थोड़े से उसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो इसलिए अपना अभी रिफ्लेक्ट करो, और इसी से मैंने हर एग्जाम में ये सोचो कि आपने किस तरह से अपना पेपर स्टार्ट किया था करना प्री बोर्ड्स में, और उस वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट हुए और क्या क्या आपकी डिसएडवांटेज थी, तो उस हिसाब से डिसाइड करो। तो मैं एक प्रो टिप देती हूँ कि सबसे पहले अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किया करो। मैं जब ना पहले मैं 1 मार्क वाले करती थी तो उनमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देती थी, लेकिन फिर मेरी मैथ्स टीचर ने मुझे 10th क्लास में ये बात बोली थी कि बेटा पहले अपना 5 मार्क वाला क्वेश्चन करा करो एंड देन 1 मार्क पे आया करो। और इससे सच में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हुए हैं और मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो गया था, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है। उस टाइम आप अगर लास्ट वाले करोगे तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर आपका पेपर छूट भी जाता है तो, क्योंकि 1 मार्क के छूटेंगे। और लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से करना शुरू करें तो लास्ट तक आते हो आप पैनिक कर जाते हो और आपके क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं। तो प्लीज़ इस टिप को पक्का फॉलो करना, पहले ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन करना एंड देन कम मार्क्स वाले। सेकेंड क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना अचानक से कोई क्वेश्चन पे जंप नहीं करना। जैसे आप सेक्शन ए कर रहे हो तो पहले सारे क्वेश्चन से सेक्शन ए की अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी पे जाओ और फिर सेक्शन सी पर जाओ। ये नहीं करना कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन छोड़े, फिर सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन कर दिए, फिर सेक्शन ए पर आ गए और फिर मतलब इस तरह से करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाहे आप ना सेक्शन कोई भी उठा लो पहले करने को, आपको बी पसंद है बी कर लो, सी पसंद है सी कर लो, लेकिन पहले उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एंड देन अगले सेक्शन पर आना। और अगर आपको ये है अब मेरे को क्वेश्चन बीच का आता ही नहीं और मुझे तो लग रहा है मैं लास्ट सारे क्वेश्चन करने के बाद इस पे टाइम लगाऊंगी, तो क्या करूं? तो थोड़ा आइडिया तो होगा ना आपको कि इस क्वेश्चन में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, उस हिसाब से उसके लिए उतना स्पेस छोड़ दो और आगे चले जाओ। अब मेरे साथ होता था, नॉर्मल ही है कि आपको ना कोई एक सेक्शन है उसमें 1-2 क्वेश्चन होंगे जो उस टाइम आ ही नहीं रहे कि किस तरह से करने हैं, तो मैं यही करती थी, उसके लिए स्पेस छोड़ देती थी और जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ देती थी एंड देन अगले क्वेश्चन पर चली जाती थी। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन में आपने जैसे एक आंसर कंप्लीट करा तो लिखो साइड में कि नहीं ये जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, खुद से नहीं बना देना। जो पेपर में लिखा है कि ना 2 को उन्होंने डिवाइड कर रखे A B C D में, तो आपको 2 के बाद A B C D ही लिखना है, उसको आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बता देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है एक तो आपको, और हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस छोड़ के एंड देन अगले पे बढ़ना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है आपको अचानक से लास्ट में याद आता है अरे इसके अंदर एक और लाइन ऐड की जा सकती थी, तो फिर आप वो कर सकते हो इजीली, और वो जो चेक करेंगे आपका एग्जाम उनको भी समझ आ जाएगा कि अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट पर आ चुके हैं। और इसके अलावा आपने जैसे एक सेक्शन कंप्लीट करा उसके बाद आपका ना थोड़ा सा स्पेस छूट रहा है अभी भी उस पेज पर, तो क्या करना है उसको छोड़ देना, नेक्स्ट पेज पे सेक्शन बी हेडिंग डाल के फिर उसे स्टार्ट करना है। तो ये प्रेजेंटेशन इससे आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम आपको किस किस चीज़ पर ध्यान देना है। तो जैसे ही आपसे पूछे कोई डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आपको सबसे पहले आंसर दे देना है येस और नो में। येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट है उसे वापस से लिख दो और एंड
उसके बाद आपको उसके रीज़न बताने हैं, आप इससे अग्री क्यों करते हो, और इंसिडेंट पक्का शेयर करो उस चीज़ का। और ये आप कब कर पाओगे, जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, तभी आप ऐसी चीज़ों का आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। और इसके अलावा बाकी भी जो क्वेश्चंस होते हैं कि ना, उसमें आपको ना वो पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन की रिपीट कर देनी है। अभी नहीं, वोट हाउ भी रिपीट कर दोगे, अच्छे से कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को रिपीट करो एंड देन लिख दो बिकॉज। और ये कुछ होते हैं जो सीधा स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा नहीं करना है। इंट्रो में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसका मार्क्स भी कटता है। इसके बाद है कि ना, आप एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा पढ़ोगे ना, आपको उतना ज़्यादा वर्ड्स नए नए याद होते जाएंगे, और उन वर्ड्स को यूज़ करके आप ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाओगे। तो ये चीज़ करनी है। कुछ कहते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट आपको वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, और उन्हें करोगे तो ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे, कटेंगे नहीं। मैं यही करती थी, मैं हमेशा एनसीईआरटी के वर्ड्स को यूज़ करती थी आंसर लिखते टाइम, और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पर। और उन वर्ड्स को तभी लिखना है जब आप 100% श्योर हो कि उनकी स्पेलिंग यही है। ये नहीं कि वर्ड तो याद आ गया लेकिन स्पेलिंग में डाउट है। डाउट वाली चीज़ें मत लिख कर आओ, इंग्लिश एंड नंबर कट जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये था कि काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ना, कैरेक्टर्स की कंपैरिजन कैसे करें और इसमें मार्क्स कहाँ कहाँ कट सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अब मातिल्डा और मैडम फॉरेस्टियर को अगर हम लें एग्जाम्पल, तो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो इनका इंट्रो दे देंगे थोड़ा सा कि ना, ये इस चैप्टर से है, ये इस चैप्टर से है, इनका ऑथर ये है, इनका ऑथर ये है, और इनकी फैमिली क्या थी, कि ये कैसी फैमिली थी इनकी, ठीक है। और फिर आप सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी बताने लगो कि ना, इनकी पर्सनैलिटी डिससेटिस्फाइड रहती थी, और मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ इनको ज़्यादा पसंद थी इनको, और ये दूसरी तरफ सेटिस्फाइड थी, काइंड हार्टेड थी। और फिर आप इनकी बैकग्राउंड बता दो पूरी कि ना, ये मिडिल क्लास फैमिली है और ये रिच फैमिली है। फिर आप ये बता दो कि इस सिचुएशन को डील कैसे करा इन्होंने, कि इनके साथ कोई जैसे चैलेंज आया है इनके आगे, तो इन्होंने उसको डील कैसे करा था और इन्होंने कैसे डील करा था। और फिर आप इनका ये मेन कैरेक्टर है जैसे प्रोटैगोनिस्ट है या ये साइड कैरेक्टर है, इस तरह से 4-5 चीज़ें आपको पता होती ही है किसी हर एक कैरेक्टर के बारे में, तो आपको वो बता देनी है। और अगर आप इंसिडेंट को शेयर करते हुए बताओगे ना, कि मैं कहूँ जैसे, मैं मातिल्डा को केयरलेस क्यों समझती हूँ, बिकॉज शी लॉस्ट हर नेकलेस, तो अब सामने वाला भी मान जाएगा, हाँ ये कारण तो था, इस वजह से ये बात ठीक है। तो अगर आपको इंसिडेंट्स याद है तो उसके साथ अगर आप शेयर करोगे ना कि आपको इनके ऊपर ये क्यों लगा ये केयरलेस है, या फिर ये क्यों लगा ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहती है, तो आपको इंसिडेंट्स शेयर करने हैं हर चीज़ के। और फिर आप दोनों का रोल बता दो कि ना, टर्निंग पॉइंट्स जैसे स्टोरी में जो भी आया था वो किस वजह से आया था, कि ना अगर इनकी पर्सनैलिटी, इनका बिहेवियर ऐसा था, इस वजह से वो टर्निंग पॉइंट आया होगा। तो आपको ये बता देना है कि ना, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी उनको मैडम फॉरेस्टियर को फेस करने की, तो ये थोड़ी सी आप कह सकते हो डरपोक थी। इस तरह से मैं मतलब बस एग्जांपल दे रही हूँ, आपको वर्ड्स अच्छे अच्छे यूज़ करने हैं कि ना, अगर इनमें हिम्मत होती, करेज होती, तो ये उनको फेस करती और उसी टाइम सच्चाई बता देती, और फिर वो सब होता ही नहीं जो हुआ। तो ये सब इंसिडेंट्स के साथ आप बता सकते हो कि ये इम्प्रूवमेंट भी हो सकती थी या ये था। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि ना, क्या क्या आपको इससे सीखने को मिला, कि ये करेक्टर था, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लर्निंग्स दे पाया, या फिर ये करेक्टर में क्या क्या आपको अच्छी चीज़ें लगी थी। और लास्ट में कंक्लूजन दे दो कि ये दोनों आपको सिमिलर ज़्यादा लगी है, अलग ज़्यादा लगी है, कि क्या था। और आपको सिमिलर लगी है तो कुछ इंसिडेंट वो शेयर कर देना कि आपको सिमिलर क्यों लगी, या फिर आपको अलग अलग क्यों लगी। तो बता दो कि ना, इनके पास इनमें सेम सिचुएशन थी, तो इन्होंने इसको इस तरह से डील करा, इन्होंने इस तरह से डील करा। तो बहुत बड़ी बात नहीं करेक्टर कंपेयर करना, सिर्फ आपको ये करना है कि इधर पर्सनालिटी बता रहे हो तो उस साइड भी पर्सनालिटी पहले बताओ, और उसके बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड बताने लगे तो वहाँ पर बैकग्राउंड बताओ। और जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड में आपने सबसे पहले बताया मिडिल क्लास थी या रिच थी, तो उधर भी मिडिल क्लास रिच पर पहले ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी आपके मार्क्स को। करेक्टर कंपैरिजन के लिए आपको उसके लिए पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे आप ऑनलाइन पहले से थोड़ा सा सर्च करके रखो कि ना, एक अच्छे अच्छे वर्ड्स सीख लो कि करेक्टर्स के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ना पहले से अपना ना माइंड में एक चार्ट बना कर जाना कि ना, इसके लिए ये चीज़ें यूज़ हो सकती है और इस करेक्टर के लिए ये चीज़ें मैं बोल सकती हूँ। और बस पहले आप पढ़ लो, एनसीईआरटी जितना अच्छे से पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा ईजिली आप कंपेयर कर पाओगे उन दोनों करेक्टर्स को।
और एक क्वेश्चन ये था कि दीदी जैसे जैसे बोर्ड्स पास आ रहे हैं ना तो पढ़ाई का मन कम करता जा रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? तो हाँ, ये नॉर्मल है। हर किसी का मन ऐसा ही होने लग जाता है। मतलब मेरा तो ऐसा ही हो गया था कि ना फिर ऐसा लगता है कि नॉर्मल नहीं हो क्या मैं, कि ना सबका पढ़ने का मन कर रहा है और एक मैं ही हूँ जिसका पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। तो इसका कारण है कि आप डर रहे हो और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है, सिलेबस ज़्यादा है। तो इस टाइम है ना आपका दिमाग डर जाता है कि ना इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगी, तो वो भागने लगता है उस चीज़ से। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको ना जैसे जिस भी रजिस्टर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जैसे ही अपना दिन स्टार्ट करते हो पढ़ाई के लिए, तो सबसे पहले लिख दो आज मुझे ये टारगेट्स करने हैं। ये मत सोचो अब एक हफ्ते में मेरे को क्या क्या करना है, बस ये डिसाइड करो आज मुझे क्या क्या करना है। और जितना हो सके उन्हें छोटा छोटा हिस्सों में डिवाइड कर दो कि ना कोई एक चैप्टर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक आधा करती हूँ फिर रेस्ट ले लूँगी, फिर आधा करूँगी फिर रेस्ट ले लूँगी। तो इस तरह से क्या है, माइंड है ना डरेगा नहीं और आप पढ़ पाओगे ज़्यादा उस चीज़ को। और जैसे कुछ है जो अब स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करना, तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करो। क्या करो, सबसे पहले एक पेज पढ़ लो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया इंग्लिश का एक पेज पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा बैठ जाओ, फिर 2 पेज कर लो, फिर बैठ जाओ, फिर 3 पढ़ लो। तो इस तरह से क्या है, फ्लो बन जाएगा। एटलीस्ट 15 मिनट बैठ कर देखो और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से 15 मिनट है, आपको अगले 2-3 घंटे का फ्लो बना देंगे और आप लगातार पढ़ते जाओगे। तो ना अचानक से ये नहीं करना, ठीक है बैठ गई अब तो पूरी बुक पढ़ती हूँ बैठ के, नहीं। छोटे छोटे टास्क बनाओ उसके अंदर कि ना अभी एक चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ मैं 45 मिनट्स में, और ना अपना टाइमिंग भी रखोगे ना 45 मिनट्स में मुझे चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और फिर देखो आप थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन फिर ना अपना अगर आप टाइम रखोगे ना कि मुझे इतने में करना है, तो आपका माइंड है स्ट्रिक्टली उसी चीज़ को करता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और आपने बस ये सोच लिया कि ना मुझे आज ये करना है, इससे भी काम नहीं चलता। आपके दिमाग को चाहिए कि कितना कितना टाइम लगेगा इनको और किस टाइम तक कर लेना है ये ना मैंने ये भी बता दिया कि ना इसको 45 मिनट्स लगेंगे, इसको 30 मिनट्स लगेंगे, तो भी ये बहाने ढूंढ लेगा डिस्ट्रैक्ट होने के। नहीं, ये डिसाइड करो सुबह 12 बजे तक मुझे इतना इतना काम कर लेना है, तो ये थोड़ा सा डर कर बैठेगा पढ़ाई करने। तब ये इस तरह से आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ फील हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और इसके साथ साथ अब अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो आपको क्या फील हो रहा है, और वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर देंगे इस चीज़ में। और प्लीज़ अब फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और फ्रेंड्स से ज़्यादा अपने माँ बाप पे अभी ट्रस्ट रखो, क्योंकि फ्रेंड अभी खुद अपने लिए मोटिवेशन और हर चीज़ ढूंढ रहा होगा इधर उधर। वो खुद आपकी तरह 10th में ही है, उसने एक्सपीरियंस नहीं करी है ये चीज़ें पहले। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपने माँ बाप से बात कर लो, या फिर आप जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हो ऑनलाइन। जैसे आप यहाँ पर भी अगर चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट।